नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत एक लंबे अंतराल के बाद मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं आ रहा हूँ जो हम बातें करते थे ज़्यादातर पूरी दुनिया के बारे में, इस बार मैं आ रहा हूँ एक गुजरात डिस्पैच लेके। तो खबरें गुजरात से होगी, लेकिन जैसे मेरा पैशन वर्ल्ड न्यूज़ भी रहता है और बिजनेस भी रहता है, तो मैं उससे दूर नहीं रह सकता। हालांकि इतनी देर इसलिए लगी कि मुझे डिज़ाइन जो करना था, वो डिज़ाइन करने में थोड़ा टाइम लग गया, और कैसे मैं सब चीज़ें इंकॉर्पोरेट करके आपको लेके आऊँ आपके लिए। तो शुरू करते हैं। नवरात्रि की शुभकामनाएं। कल महात्मा गांधी जयंती थी, उसकी भी शुभकामनाएं। अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया आज महात्मा गांधी का जो संदेश है अहिंसा और सत्य, उसके विपरीत होके पूरी दुनिया हिंसा में झुकी हुई है। लेकिन क्या कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है गुजरात डिस्पैच का ये ट्रायल एडिशन। हम मतलब इसमें इंप्रूवमेंट्स करते जाएंगे जैसे आपका फीडबैक आएगा। तो ट्रायल एडिशन में क्या चल रहा है, हम खबरें लेके आएंगे गुजरात में से, जो मीडिया स्पेस में जो खबरें चलती है उसको लेके, और बाकी का जो भी मतलब आसपास चल रहा हो। तो ज्यादातर हमारा काम होगा खबरें देना, हम किसी चीज को ओपिनियनेट नहीं करेंगे। तो हम आपको खबरें देंगे गुजरात से क्या खबरें चल रही है। तो गुजरात में अगर आप अखबार उठा ले आज सुबह के या कल के इवनिंग उठा ले, राजकोट से या कहीं से भी, जामनगर, सौराष्ट्र कच्छ से, तो ज्यादातर जो फ्लेवर देखने को मिलता है वो महात्मा गांधी सेलिब्रेशंस का है। कहीं ना कहीं सभाएं हुई है, प्रार्थना सभाएं हुई है, कहीं एग्जीबिशंस हुए। अहमदाबाद में एक पूर्व पत्रकार है आज तक के धीमन पुरोहित जी, उन्होंने एक एग्जीबिशन किया जहाँ पे गांधी जी के जो कलेक्टिबल्स थे, उनके दस्तखत वाले लेटर्स, उनके जो भी मतलब पोस्टकार्ड्स, पोस्टर्स, उनका चरखा, जो 200 साल पहले जो चरखे के ऊपर गांधी जी ने खादी की बुनाई शुरू की थी, वो चरखा सब उसमें रखा गया था। और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे मतलब ये प्रदर्शनी में भाग लिया, हिस्सा लिया, समझने के लिए गांधी जी को। तो बात करते हैं गांधी जयंती के जो मतलब फ्लेवर जो दिख रहा है, गांधी जयंती के सेलिब्रेशंस, फूल मालाएं पहनाई गई गांधी जी की प्रतिमा को। उसके अलावा क्या चल रहा है, नवरात्रि। तो गुजरात में नवरात्रि सबसे बड़ा दुनिया का लंबा डांस फेस्टिवल, और नवरात्रि में तंत्र कितना सतर्क है ये सुनिए। हालांकि कोलकाता की जो घटनाएं हुई, दाहोद में यहाँ पे थोड़े दिनों पहले छोटी बच्ची के ऊपर बलात्कार हुआ, कलकत्ता में जिस तरीके से मेडिकल डॉक्टर के ऊपर जो बलात्कार हुआ, उन घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए सेफ्टी ऑफ द वुमेन इज द प्राइम बज़वर्ड। एंड पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, उसकी ड्रोन से नजर रख रहा है हर एक गरबा वेन्यू पे। उसके अलावा एक एडवाइजरी जारी की गई है पेरेंट्स को कि आप अपनी बच्चियां जो खेलने जाए नवरात्रि, वो उसका लाइव लोकेशन शेयर करते हैं फोन पे, स्मार्टफोन पे। और तीसरी बात आ रही है कि जो भी मतलब शी टीम होगी, शी टीम इज बेसिकली जो टीम होती है लेडी कॉप्स, महिला पुलिस जो होती है, वो शी टीम तैनात रहेगी सब जगह पे। अभयम की टीम भी तैनात रहेगी सब जगह पे, अलर्ट रहेगी। ऐसी कुछ वारदात या घटनाएं आती है तो इनको इमीडिएटली मतलब इतला दी जाएगी और वो ऑन स्पॉट रहेगी एक्शन लेने के लिए। ऐसे कुछ ईव टीजर्स या ऐसे कुछ आवारा तत्व होते हैं वेन्यू पे, तो उनको भी सबक सिखाने के लिए ये टीम तैयार रहेगी, ये कहा गया। दूसरी तरफ तंत्र की अगर तैयारियों की बात करें तो टीआरपी गेम जोन में जिस तरीके से बहुत सारे लोगों की जान गई, राजकोट में आग लगी थी, तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने तय कर लिया है कि हर गरबा वेन्यू पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स एनओसी लेंगे फायर डिपार्टमेंट से, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और फायर सेफ्टी का जो भी सामान है वो वहाँ पे उसके फायर फाइटर्स लोग जो भी है वो तैनात रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ मेडिकल इमरजेंसी टीम भी, क्योंकि बहुत सारे किस्से आए जहाँ पे यंगस्टर्स खेलते खेलते या गरबा खेलते हुए मतलब हार्ट अटैक आया और चले गए। तो ऐसे माहौल में मेडिकल इमरजेंसी टीम, हालांकि ये जो वैक्सीन ली है उसके बाद का ये नज़ारा है, कोरोना के बाद यंगस्टर्स मतलब ऐसी अचानक उनका हार्ट अटैक हो जाता है और एक्टिविटीज़ ये जो होती है। तो मेडिकल एडवाइजरी भी उस तरीके से कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ने दी है कि आप बरगा जो गरबा होता है वो मतलब आप कॉन्स्टेंटली मत खेलिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, ताकि एक मतलब आपको एक रिदम मिले, आपके बॉडी की बायोरिदम भी बैलेंस हो। तो ये सब चीज़ें फिलहाल मीडिया में छाई हुई है। उसके अलावा क्या खबर है, उसके अलावा गरबा को लेकर जो खबर है वो गुजरात में बेसिकली ईरान और इजराइल के युद्ध की असर गरबा में भी दिख रही है। क्या दिख रही है, जो कुछ गरबा परफॉर्मर्स थे, गायक जो थे, लीड सिंगर्स थे, जैसे फाल्गुनी पाठक वगैरह या जिगरदान गढ़वी, वो कहीं गए थे बाहर, या उनको बाहर के उनके प्रोग्राम्स है तो जहाँ पे उनको जाना है, तो फ्लाइट शेड्यूल्स जो कैंसिल हुए, ईरान इजराइल और रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट जोन जिस तरीके से काम हो रहा है वहाँ पे, युद्ध हो रहा है वहाँ पे, तो उसके चलते वो कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में फंस गए। तो इसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि गुजरात के गरबा पे भी कैसे हो रहा है। गरबा के समय क्या बारिश आएगी, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। तो ज्यादातर अगर आप प्लेटफॉर्म्स देखेंगे, न्यूज प्लेटफॉर्म्स या डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स, तो उस पर वेदर फोरकास्ट को लेकर बहुत सारी खबरें और उसके ज्यादा न्यूज व्यूज गार्नर हो रहे हैं, क्योंकि क्या गरबा के समय लोगों को रेनकोट पहन के जाना पड़ेगा,
या मतलब वो अपने ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में ही जा पाएंगे। तो ये चिंता का विषय है। लेकिन वेदर फोरकास्टर्स ने कहा है कि तीसरे या चौथे नवरात्र के बाद मानसून पूरी तरीके से मतलब छुट्टी ले लेगा गुजरात से। हालांकि केंद्र ने कह दिया है मानसून हैज ऑफिशियली टेकन लीव फ्रॉम इंडिया। 8% ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन यहाँ पे गुजरात में लाइट शावर्स की कुछ संभावनाएं दिख रही है। तो 3rd और 4th नवरात्र तक ये संभावना है, बाद में अगर नहीं आया बारिश तो नहीं आए, ऐसा है। अच्छे कुछ फोटोग्राफ्स हमारी वेबसाइट पे, वेसू करके एक जगह है सूरत में, वहाँ पे बड़े डांडिया डिस्प्ले पे जिस तरीके से रखा गया है वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे डैम्स जो है वो गुजरात में मतलब पानी से भर गए हैं। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल नर्मदा सरोवर के ऊपर थे परसों, वहाँ पे उन्होंने नया जो पानी आया उसको मतलब उसका वेलकम किया। और जहाँ तक वेदर की बात करें तो कच्छ में एक तरीके से डबल क्लाइमेट महसूस किया जा रहा है। 22 टेम्परेचर से लेके 38 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर वेरी करता है। दिन मतलब हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, और रातें ठंडी हो जाती है। हालांकि मैं बात बता दूं, कच्छ की शाम हमेशा खुशनुमा है। तो शाम से कच्छ में एक तरीके से ठंडक की लहर पसर जाती है। और रात को ओसमिन की कुछ बारिश हुई, ऐसी जगह से भी रिपोर्ट आई। तो कच्छ मतलब विंटर जोन में आ चुका है, और दिन में गर्मी और रात को ठंडी, ऐसे जोन में कच्छ आ चुका है। आइए बात करते हैं गुजरात के दूसरे अन्य जो क्षेत्र है वहां से क्या खबर है। साउथ गुजरात की अगर हम बात करें तो साउथ गुजरात में सूरत से कुछ एनकरेजिंग खबरें हैं। सूरत में बेसिकली डायमंड ट्रेड और टेक्सटाइल ट्रेड को लेके बहुत अच्छी खबर है। टेक्सटाइल ट्रेड में फिलहाल नए ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। 250 ट्रक लोड माल पूरे हिंदुस्तान में भेजा जा रहा है, टेक्सटाइल्स, साड़ीज, गारमेंट्स, ये सब। और ये लगता है कि दिसंबर तक ये रहेगा, ऐसा ट्रेड का मानना है। लॉजिस्टिक्स का जो डेटा है उससे ये खबरें कई मीडिया में छपी है। दूसरा एक डेवलपमेंट डायमंड ट्रेड को लेकर। डायमंड ट्रेड में एक समस्या चल रही थी, जहां पे जो विदेशी कंपनियां हैं वो पॉलिश डायमंड के भाव डिसाइड करती थी, और ये सब मामला था जहां पे उनको पूरी मेहनत मजूरी नहीं मिलती थी। रेपापोर्ट करके जो कंपनी मोनोपोलिस्टिक मैनर में वो चाहे तब डायमंड के भाव गिरा देती थी, और पूरे मार्केट में उनका वो रहता था। इसके सामने इंडियन डायमंड प्राइस इंडेक्स डिसाइड करने की बात हुई है। प्रतीक शाह करके एक बंदा है जिसने सॉफ्टवेयर तैयार किया है। डायमंड बोर्स जो है, भारत डायमंड बोर्स, वहाँ के जो डायमेट्रीज, उनके जो मालिक है, उनके साथ, उनके मेंबर्स के साथ 250 लोगों ने मीटिंग में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ये सही बात है, क्योंकि इसमें जो क्या होता है कि डायमंड किसी खदान में से आता है तो माइनर अपना प्राइस नक्की करता है, पॉलिश करने वाले को बेचता है, वो इम्पोर्टेड डायमंड होता है, उसको पॉलिश करके बंदा जब बाजार में बेचने जाता है तो तीसरी एक एजेंसी उसका भाव तय करती है। तो ना बायर, सेलर, ब्रोकर, किसी का इसमें से नहीं होता। यहाँ पे इंडियन डायमंड प्राइस इंडेक्स में माइन से लेके एंड यूजर तक सभी का से होगा। तो इस चीज को बढ़ावा मिल रहा है। और जो जौहरी लोग हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जैसी बॉडी जो है उसको इंटरमीडिएट करके इसमें इनको कैटलिस्ट बन के इसको इस प्रोसेस को आगे ले जाना चाहिए। और ये बहुत अच्छा, मतलब ये डायमंड जो इंडियन डायमंड प्राइस इंडेक्स है, इसकी वजह से पूरी एक चेन जो है, जहाँ डायमंड आता है वहां से लेकर डायमंड बिकता है, वो पूरी चेन में सबका शेयर रहेगा, सबको अपना फायदा मिलेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया से अच्छी खबर है, सूरत में यूनॉल जो करके एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है, उसने अपना हेडक्वार्टर सूरत में शिफ्ट किया है। ज्यादातर ये कंपनी टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के एरिया में काम करती है। होटल्स को वो एक तरीके से सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए। उनके जो सीईओ एजाज सोडावाला, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी सूरत में, और वहां पे उन्होंने कहा था कि ये जो कंपनी है वो कुछ करीबन 33,000 क्लाइंट्स को पूरे विश्व में 117 देशों 170 कंट्रीज में सर्विस करती है। तो ये कंपनी जब अपना हेडक्वार्टर सूरत शिफ्ट करती है तो आने वाले दिनों में ऐसे स्टार्टअप्स या ऐसी कंपनियां सूरत में आ सकते। तो गुजरात का जो आईटी सेक्टर है उसके लिए मुझे लगता है बहुत ही एनकरेजिंग खबर है, और खास करके साउथ गुजरात और सूरत के आईटी सेक्टर के लिए। सेंट्रल गुजरात की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गुजरात इज अ मिक्स बैग ऑफ न्यूज बेसिकली, क्योंकि कुछ खबरें अच्छी नहीं है, कुछ खबरें अच्छी है। ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर और इंफ्रा को लेकर। वडोदरा में जिस तरीके से बारिश हुई तो तीसरी बार वडोदरा में पूर का हालात, मतलब ऐसे ही हालात हुए कि पानी भर गया है, क्योंकि वडोदरा एक सौसर जैसा शेप है। वहां पे जो विश्वामित्र रिवर है उसके जो रिवुलेट्स वगैरह जो थे उसको बिल्डर्स ने दबोच लिया है, वहां पे कंस्ट्रक्शन खड़ा कर दिया है, तो पानी शहर में भर जाता है। इसके चलते वहां के लोकल लोगों ने, वहां के जो स्थानीय इकाई के जो काउंसिलर्स वगैरह होते हैं, कॉर्पोरेटर्स, उनके साथ झगड़ा भी किया। ये दृश्य भी सामने आए, और वडोदराइट्स जो है वो बोल रहे हैं कि आप शंघाई बनाने की बात कर रहे हैं, बट ये तो शहर वेनिस बनता जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप देखेंगे, दूसरी एक अच्छी खबर जो आई है वडोदरा अहमदाबाद से, वो ये है कि कवच एंटी कोलिजन सिस्टम जो है, जो
इंस्टॉल करना चाहता है वो कवच एंटी कोलिजन सिस्टम का एक 96 किलोमीटर का एक ट्रायल रूट बिटवीन अहमदाबाद एंड वडोदरा एक लोकोमोटिव ट्रेन में किया गया। ये जो एंटी कोलिजन सिस्टम कवच जो लोकोमोटिव ट्रेन में डालने की, और उसके परिणाम कुछ अच्छे आए। हालांकि वेस्टर्न इंडिया में 798 किलोमीटर का पूरा रूट है, उसमें कुछ करीबन 90 लोकोमोटिव ट्रेन है, उसमें ये सिस्टम डाली जाएगी। ये 798 किलोमीटर में से 405 किलोमीटर का ट्रैक जो है उसमें ये एक्सरसाइज कर दी गई है। परिणाम अच्छे हैं और आने वाले दिनों में इसका ज्यादा हमको देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन, वहां से अच्छी खबर है। 73,000 ऑनलाइन बुकिंग्स पर डे, जो कि 60,000 था, पिछले 10 दिनों में 13,000 बुकिंग्स बढ़े। फेस्टिवल की डिमांड है, लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं, अंदरूनी मुल्क जा रहे हैं। तो इसको लेके गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, GSRTC जिसको बोलते हैं, इन्होंने मतलब अपना मसल स्ट्रेंथ कर दिया है। 2,200 ज्यादा बस लगाने वाले, जो अहमदाबाद से दाहोद, गोधरा, जालोद, पंचमहाल, सौराष्ट्र, सूरत और नॉर्थ गुजरात की तरफ जाएंगे। कोई लोग यहाँ पे अपना त्यौहार मनाने जाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक और स्कीम भी दायर की है कि ग्रुप बुकिंग होगा। तो ग्रुप बुकिंग में वो बस जहाँ पे वो कहेंगे उस जगह पे जाके उन पूरे ग्रुप को पिकअप करेगी, और वहां से मतलब जो वहां पे जो बोलेंगे उस डेस्टिनेशन पे, मतलब एक तरीके से आपको पूरी बस बुक करनी पड़ेगी और वो लोग को वहां से फेरी करके वो जो डेस्टिनेशन खुलेंगे वहां पे उनको उतारा जाएगा। तो कहीं ना कहीं GSRTC जो प्राइवेट बस प्लेयर्स है उनके सामने खड़ा है, क्योंकि प्राइवेट बस प्लेयर्स अपना एक हेवी चार्ज करते हैं। फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए डिमांड जिस तरीके से रहती है, तो ये जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स है उनके सामने शायद GSRTC अपनी मसल स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। हालांकि इसको अच्छी खबर तो नहीं कह सकते, लेकिन खबर भी अच्छी है, कह सकते हैं कि गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इन्होंने कुछ लॉस इनकर किया है। करीबन 650 मतलब 65 करोड़ की इनकम हुई है और 321 करोड़ रुपए का लॉस इन्होंने इनकम। तो इन्होंने जो टोटल जो इनकम रिपोर्ट की है वो उस दिशा में है, और 65 करोड़ का आय है और 321 करोड़ की नुकसान हुआ है। नुकसान क्यों हुआ है? क्योंकि जो कम्यूटर्स है, कुछ 5.28 करोड़ लोगों ने मेट्रो रेल जो अहमदाबाद में उसका इस्तेमाल किया। करीबन 2 वीक में अगर देखने जाए तो कुछ 55,000 मुसाफिरों ने अहमदाबाद गांधीनगर जो रूट इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, उसके ऊपर मतलब वो चले। तो ये तरीके से, लेकिन ये ट्रैफिक क्यों कम है उसके रीजंस कुछ दिए गए हैं कि जो फीडर रूट सर्विसेज है वो नहीं है अच्छी यहाँ से। दूसरा, जो मेट्रो स्टेशन से उतरते ही जिस तरीके से जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वो नहीं है, और दूसरा पार्किंग फैसिलिटीज मेट्रो स्टेशन के आसपास। तो इन सब मुद्दों को नजर रखते हुए शायद अहमदाबाद के लोग मेट्रो ज्यादा पसंद नहीं करते, ऐसा फिलहाल इस रिपोर्ट से बयां होता है। सौराष्ट्र कच्छ की बात करें, सौराष्ट्र कच्छ इज अगेन मिक्स बैग ऑफ डेवलपमेंट्स एंड एजिटेशंस, मतलब कुछ कुछ प्रदर्शन हुए हैं, कुछ डेवलपमेंट की भी बात है, जहां पे राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नई 26 CNG बसेस अपनी जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है 151 बसेस की उसमें डाल दी है। इनकी जो 151 बसेस की जो फ्लीट है उसमें 52 CNG बसेस थी और 99 कुछ ई बसेस थी, इलेक्ट्रिक बसेस, और 50,000 लोग रोज इसमें मुसाफरी करते हैं विद इन द सिटी। तो अब ये जो CNG बसेस है 26 बस नहीं आने के बाद ये 78 बसें हो गई, और 99 जो ई बसेस है, ये अगर आंकड़ा आप जमा ले तो पूरा 177 व्हीकल्स, 151 से 26 नई बसेस ऐड हुई है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के एरिया में अच्छी खबर है राजकोट वासियों के लिए। हीरासर राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसकी जो नई टर्मिनल बिल्डिंग है वो दिवाली में कार्यरत होने की संभावना है, ये भी अच्छी खबर है। और साथ ही साथ गोवा की जो उड़ान है इंडिगो भरने वाली है। फिलहाल इंडिगो सप्ताह में 3 उड़ानें भरती है, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को, लेकिन रोज ये उड़ानें गोवा को होगी। तो राजकोट वाले गोवा जा सकते हैं रोज, अगर चाहे तो वापस आ सकते हैं उस तरीके से। और इसके अलावा स्टार एयर करके एक प्राइवेट एविएशन कंपनी है जिसने ये इंटरेस्ट दिखाया है कि वो शायद राजकोट बड़ौदा और राजकोट अहमदाबाद के लिए भी उड़ानें भर सकते हैं। तो ये नया टर्मिनल जैसे ही शुरू होता है तो राजकोट बड़ौदा, राजकोट अहमदाबाद, राजकोट गोवा की मुझे लगता है डेली फ्लाइट्स, बॉम्बे और दिल्ली की तो है ही, बैंगलोर की भी है, और उसके अलावा ये सब फ्लाइट भी आपको डेली मिलेगी। इसके अलावा अगर हम देखने जाए तो पावर सप्लाई, एक तरीके से हैसल फ्री सीमलेस पावर सप्लाई अंबाजी की जो टुक है गिरनार माउंटेन्स में 3 टुक है। जैन मंदिर का पहला टुक है, उसके बाद जो दूसरा टुक है, जो दूसरा शिखर है वो अंबाजी माता जी का शिखर है, और तीसरा जो शिखर है वो गुरु दत्तात्रेय भगवान का शिखर है। तो
दूसरा जो शिखर है अंबाजी माता जी तक, वहां पर अब इलेक्ट्रिसिटी हैसल फ्री तरीके से, अब तक इलेक्ट्रिसिटी थी, ऐसा नहीं था कि नहीं थी, बट लो टेंशन लाइन थी, तो पावर स्टैगरिंग होता था, हाइट बहुत बड़ी बहुत ज्यादा होने की वजह से पावर पहुंचाने की दिक्कत थी। तो यहाँ पे अब कुछ सबस्टेशंस भी बनाए गए हैं और ये हाई टेंशन लाइन डाल दी गई है, तो इसकी वजह से जो 4000 मीटर ऊपर तक ये पावर पहुंचाई जाएगी। और आज से नवरात्र से शुरू हो रहा है, तो ये अच्छी खबर है यात्रियों के लिए जो जाना चाहते हैं, गिरनार चढ़ना चाहते हैं। डिमोलेशन हुआ है सोमनाथ में, हालांकि गवर्नमेंट ने 102 एकड़ जमीन फ्री की है, जिसकी कीमत कुछ 320 करोड़ रुपया बताई जा रही है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 223 सेक्शन की धारा भी वहां लगाई गई थी, ताकि कोई अगर विरोध करता है, कुछ भी करता है, तो उनको इमीडिएटली पकड़ सकते हैं, उनको बिठा सकते हैं लीगल तरीके से। 50 कुछ अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जेसीबी डिप्लॉय किए गए थे इस डिमोलेशन के लिए, तो रातों रात एक पूरा तबका जो है वो बिना घर का हो गया। दूसरी तरफ हम अगर देखने जाए तो जो किसान होते हैं, किसान का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो आर्म है, जिसके लीडर पाल आंबलिया है, बहुत सारे दिनों से वो खेड़ में हुई जो तबाही है उसको लेके बात कर रहे हैं। घेड़ विस्तार में जिस तरीके से पिछली बारिश में जो नुकसान हुआ उसको लेके तबाही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि घेड़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कीजिए, 1000 करोड़ का पैकेज उन्होंने मांगा है फार्मर्स के लिए। और ये एक लेटर ऑफ मेमोरेंडम, जो कि एक आवेदन पत्र जो होता है, वो उन्होंने दिया है कुतियाना के प्रांत अधिकारी, प्रोविंशियल ऑफिसर को। उनके साथ धोराजी असेंबली के जो भूतपूर्व एमएलए है, विधायक जी, वो भी थे, ललित वसोया। और ये पूरा का पूरा वहाँ के फार्मर्स ने एजिटेशन करके अपना जो पत्र है, आवेदन पत्र, वो दिया है। गांधीनगर की हम बात करें तो गांधीनगर का कल का जो मामला था ये था कि पूरा का पूरा स्टेट जो था वो पोरबंदर में व्यस्त था, पोरबंदर पहुंच गया था। और पोरबंदर में अगर हम देखते जाए तो अच्छी तस्वीर सामने हमारी वेबसाइट पे बिल्कुल आप देख सकते हैं। भूपेंद्र पटेल भाई दिख रहे हैं, स्वच्छ भारत के अभियान के तहत वो पोरबंदर में थे। कल कीर्ति मंदिर, जो कि महात्मा गांधी की जन्मस्थली है पोरबंदर, और कीर्ति मंदिर वहाँ पे वे थे ट्रिब्यूट देने के लिए महात्मा गांधी जयंती की वजह से। तो वो वहाँ पे दिखाए जा रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई करते हुए। वो फोटो भी है हमारी वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं। उसके अलावा अच्छी खबरें भी है गांधीनगर से, पॉलिसी लेवल पे कुछ जो डिसीजंस लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव नॉट मिल गया है 1056 करोड़ की जो एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट की योजना है, जिसके तहत नर्मदा का पानी बनासकांठा के 4 जिले हैं, यानी कि 4 जिलों में बनासकांठा जिले के 4 तालुका यानी कि दियोदर, थरा, डीसा और लखनी जो तालुका है बनासकांठा जिला के नॉर्थ गुजरात में, वहां पे पानी पहुंचाया जाएगा। 124 जो गांव है इस पूरे 4 तालुका में, वहां पे पानी पहुंचाया जाएगा। और लगभग अगर आप देखने जाए तो 189 तालाब जो है, 190 तालाब के आसपास तालाबों को इन पानी से भरा जाएगा। 15,000 हेक्टर एरिया जो है, ये जो सप्लाई चेन होगी पूरी की पूरी नई एक तरीके से सप्लीमेंट्री इरिगेशन नेटवर्क, उसके तहत कवर की जाएगी। तो दूसरी तरफ हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल ने 100 नई एम्बुलेंसेस 108 सर्विस जो है एमरी की, उसके लिए डेडिकेट की है। और 38 नई वैन्स गांधीनगर से उन्होंने फ्लैग ऑफ की है, और 10 नई फूड सेफ्टी वैन्स, मोबाइल टेस्टिंग वैन्स भी दी है। और उस फ्लैग ऑफ सेरेमनी के दरमियान ऋषिकेश पटेल जी ने ये कहा कि ये जो एम्बुलेंसेज है वो स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट से लेस की गई है, हर तरीके की सर्विसेज है इसमें, एडवांस टेक्नोलॉजी है, और साथ ही साथ इनकी एफिशिएंसी ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इनको इंक्रीज करने के लिए ये एक अद्यतन तरीके से एम्बुलेंस मतलब अर्पण की जा रही है। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने कुछ 245 करोड़ रुपए का एक आउटले किया है उन पुलिये, जो छोटे पुलिये होते हैं, उसको एक्सपैंड करने के, उसको बड़ा बनाने। तो ये करीबन 20 स्टेट हाईवेज में ऐसे 41 स्ट्रक्चर्स है पुलिये, जिनको बड़ा करने के लिए 245 करोड़ रुपए का एक तरीके से एक आवंटन किया गया। अच्छी खबर किसानों के लिए, गांधीनगर से गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ऊपर मूंगफली, उड़द दाल और सोयाबीन खरीदेगी। 90 दिन के लिए खरीद रहेगी। 11 नवंबर से खरीदी शुरू होने वाली है, 8 फरवरी 2025 तक, मतलब 11 नवंबर 2024 से 8 फरवरी 2025 तक। और जो भाव डिक्लेयर किए गए मूंगफली के लिए कुछ करीबन 63.87 रुपीज पर किलो, 74 रुपीज पर किलो उड़द दाल के लिए, और 48.90 रुपीज पर किलो सोयाबीन के लिए। और एक तरीके से किसानों को कहा गया है कि आज से, मतलब 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 अक्टूबर
2024 तक वो अगर अपना प्रोड्यूसर बेचना चाहते हैं सरकार को MSP पे इन 90 दिनों में, तो उनको रजिस्टर करवाना होगा उनकी जो मंडलियां होती है उसके जरिए, और वो प्रोसेस में, वो प्रक्रिया में उनको भाग लेना होगा। दूसरी तरफ MG मोटर्स ने 2 व्हीकल्स जो है वो डेडिकेट किए हैं, गुजरात गवर्नमेंट को दिया है। स्टूडेंट्स जो ITI में पढ़ते हैं उनको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो पोर्शन होता है मोटर ऑटोमोबाइल्स का, उसका सिखाने के लिए। तो एक व्हीकल ITI कुबेर नगर अहमदाबाद को दिया जाएगा, दूसरा ITI लूनावाड़ा महिसागर को दिया जाएगा। कौशल्य जो स्किल यूनिवर्सिटी है उसको ये व्हीकल दिए गए, 45 लाख रुपए का करीबन ये एक व्हीकल है। तो इस तरीके से ये भी एक अच्छी खबर है उस दिशा में जाते हुए। दूसरी तरफ गुजरात सरकार ने बर्ड डाइवर्सिटी रिपोर्ट डिक्लेयर कर दी है साल 2023-24 के लिए, और इसमें ऑलमोस्ट 18 लाख से 20 लाख पक्षी जो है उसकी प्रजाति वगैरह देखा गया। सबसे ज्यादा प्रजाति जो पक्षियों की 465 प्रजातियां पाई गई है देवभूमि द्वारका एरिया में, और कच्छ में कुछ 4.5 लाख पक्षी देखे गए हैं, जो कि सबसे ज्यादा नंबर है। और नल सरोवर जो है वो एक तरीके से हॉटस्पॉट बन रहा है बर्ड ब्रीडिंग के लिए, और बर्ड उसके लिए उसमें 3.62 लाख बर्ड्स नल सरोवर में पाए गए। ये जो पूरा जो बर्ड डाइवर्सिटी रिपोर्ट तैयार किया गया ईयर 2023-24 के लिए, एक तरीके से इसमें 300 अलग अलग प्रजाति जो होती है पक्षियों की, यायावर पक्षी और लोकल पक्षी जो रहते हैं उसके स्टडी करने के लिए कुछ 50,000 ऐसे हॉटस्पॉट्स जो है लोकल एरियाज में उनको स्टडी किया गया, तो उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार किया गया। हम एक नया एकदम आयाम शुरू कर रहे हैं इस गुजरात डिस्पैच में, जिसको हम डिजिटल डायामीटर कहते हैं। डिजिटल डायामीटर क्या है? डिजिटल डायामीटर ये जगह है कि इसमें हम गुजरात में से जो डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स है इसके ऊपर क्या खबरें चल रही है, किसके ऊपर ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, और इसमें हमने, क्योंकि हालांकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लोकल, हाइपर लोकल, रीजनल स्पेस में, लेकिन इसमें हमने ज्यादातर ऐसे प्लेटफॉर्म्स को इनकॉर्पोरेट किया जो कि जर्नलिस्ट ने खुद खड़े किए हो, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने खुद खड़े किए और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हो। इसके अलावा रीजनल टेलीविजन स्पेस में भी अगर जो कुछ ऐसी खबरें आ रही है तो हम बिल्कुल कहेंगे कि क्या चल रहा है गुजरात के रीजनल स्पेस, रीजनल टेलीविजन स्पेस और डिजिटल स्पेस में। और हाइपर लोकल मीडिया भी अगर कुछ ऐसी खबरें करता है जो दूसरे लोग फॉलो करते हैं तो उसके बारे में भी हम, तो ऐसा नहीं है कि ये हमारा क्राइटेरिया सिर्फ कुछ चंद सिलेक्टेड उसके लिए, लेकिन इसमें ज्यादातर हमने जो सिलेक्ट किया है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले जो प्लेटफॉर्म्स है, और जिसकी व्यूअरशिप मतलब उसमें क्या सबसे ज्यादा चल रहा है, किसके ऊपर ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। तो अल्फाबेटिकली अगर हम जाते हैं तो जमावट मीडिया करके एक कंपनी है जो कि एक जर्नलिस्ट एंड टेकी कपल ने शुरू की है। देवांशी जोशी जो कि एक टेलीविजन जर्नलिस्ट है, उसके हस्बैंड संकेत जोशी जो कि एक टेकी है, इंजीनियर है, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है। और ये प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स, सोशियो पॉलिटिकल एजुकेशन, रियल टाइम न्यूज जो भी होता है, मतलब इश्यू ड्रिवन जर्नलिज्म भी ये लोग करते हैं, और वेदर फोरकास्ट से लेके सब कुछ करते हैं। पॉडकास्ट भी चलाते हैं, की फिगर्स, मतलब सोशलाइट्स और सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू रहते हैं, गुजराती भाषा में रहता है बिल्कुल ये। और इसके अलावा उनके कुछ हॉलमार्क्स भी है जहाँ पे वो पत्रकारों से भी इंटरेक्ट करते हैं। तो ये कुछ वीकली शोज इन्होंने अच्छे तरीके से डेवलप किए। तो उसमें क्या चल रहा है जमावट के ऊपर, जमावट मीडिया के ऊपर। जमावट मीडिया की जो फाउंडर है देवांशी जोशी, फाउंडर डायरेक्टर, वो पोरबंदर विस्तार में थी, और वहां पे उन्होंने एक मेयर कम्युनिटी लेडी है साकरबेन करके, साकरबेन परमार, उनके साथ इंटरव्यू किया, और वो इंटरव्यू फिलहाल अच्छे खासे व्यूज गार्नर कर रहा है पिछले 24 घंटों में। ये इंटरव्यू एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है एक ऐसी महिला की जिसने कुछ 50 साल के अंदर एक तरीके से अपना बिजनेस का साम्राज्य खड़ा किया, जहाँ पे वो रोड के कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेती है और एक होटल भी चलाती है हाईवे। तो ये मुझे लगता है बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो लोगों को पसंद आ रही है, और लोग इसमें ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। दूसरे अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो नवजीवन न्यूज करके एक इंडिपेंडेंट डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म है जिसको क्यूरेट किया है इन्वेस्टिगेटिव क्राइम एंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट प्रशांत दयाल ने। प्रशांत दयाल के नवजीवन पे ज्यादातर अगर आप देखने को जाएंगे तो पॉलिटिकल स्टोरीज देखने को मिलती है, क्राइम रिलेटेड स्टोरीज देखने को मिलती है, एक्सप्लेनर्स देखने को मिलते हैं, हेल्थ रिलेटेड एक्सप्लेनर्स वगैरह। और ये सवाल कर रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री से, क्योंकि एक आदिवासी महिला प्रसूति के दरमियान बेटी को जन्म देते हुए वहीं पे गुजर गई, तुरखेड़ा करके एक इलाका है वहां पे। और प्रशांत दयाल प्रश्न कर रहे गुजरात के चीफ मिनिस्टर के ऐसे हालात अभी भी क्यों है, जबकि ये बात हमने जब प्रधानमंत्री आए थे गुजरात में तब हमने ये बात कही थी कि यहाँ पे बेसिक सुविधा है, रोड रास्ते मुहैया करने चाहिए। रोड रास्ते नहीं है तो वहाँ पे
अगर आप देखेंगे, मतलब ये चीज़ जमावट ने भी रिपोर्ट की थी, ये भी प्रशांत ने भी रिपोर्ट की, अगर आप देखेंगे जो विजुअल तो वहाँ पे कैसे ले जाते हैं लोगों को जोली में डाल के, ये देखने लायक है। मतलब ये बहुत ही विचलित करने वाला दृश्य है। और ऐसे में एक प्रसूता स्त्री, मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी, उसको ले जाया गया, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए और रास्ते में उसने बच्ची डिलीवर की, लेकिन वो गुजर गई। तो ये है कहानी जो ज्यादा व्यूज गार्नर कर रही है प्रशांत के प्लेटफॉर्म पे। बात करते हैं आगे निर्भय न्यूज की। निर्भय न्यूज एक ऐसा अगेन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एक जर्नलिस्ट और टेकी डुओ ने, मतलब कपल जो है, उन्होंने ट्रिगर किया है। गोपी गांगर जो कि टेलीविजन जर्नलिस्ट रह चुकी है, पूरा उसका करियर आज तक में ही रहा और आज तक की ब्यूरो में वो मतलब यहाँ पे कार्यरत थी एज अ पत्रकार। उनके हस्बैंड है विक्रम गांगर जो कि टेकी इंजीनियर है, उन्होंने प्लेटफॉर्म ट्रिगर किया है, को फाउंडर्स है। उनके प्लेटफॉर्म में भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर मेन स्ट्रीम करंट अफेयर्स को लेकर जो खबरें होती है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशियो पॉलिटिकल एजुकेशंस, एजुटेशन, वेदर अपडेट्स, वेदर फोरकास्टर्स के साथ इंटरेक्शंस, पत्रकारों के साथ इंटरेक्शंस, यही सब रहता है। इश्यू ड्रिवन जर्नलिज्म भी ये लोग करते हैं, उसमें भी जो मतलब इश्यू होता है उसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उसको भी पकड़ के उनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अब क्या चल रहा है, तो नवरात्रि के चलते गोपी गांगर ने एक वहां पे जो परेश गोस्वामी करके एक न्यूज वेदर फोरकास्टर है, उनके साथ बात की थी। तो ये ज्यादा चल रहा है उनके प्लेटफॉर्म, क्योंकि बारिश होगी कि नहीं होगी, यही सबका कंसर्न है नवरात्रि में, कि रेनकोट पहन के जाए कि ट्रेडिशनल पहन के जाए। तो ये चल रहा है। इसके अलावा रीजनल टेलीविजन स्पेस में से अगर आप देखने जाएंगे तो ऑपरेशन असुर करके एक पूरा टेलीविजन, जो गुजरात फर्स्ट करके एक टेलीविजन चैनल है, उस पर ऑपरेशन असुर चला है। ऑपरेशन असुर क्या है? गुजरात अंबुजा सीमेंट प्लांट जो कोडीनार में, उसके आसपास के गांव में किस तरीके से पोल्यूशन हो रहा है, किस तरीके से प्रदूषण हो रहा है, और गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी क्यों जवाब नहीं देते लिखी गई चिट्ठियों के ऊपर, या वहां के जो राजनेता है वो क्यों इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेते, इसको लेके ये रिपोर्टिंग हो रही है। हालांकि आपको पता चलना चाहिए कि गुजरात अंबुजा सीमेंट प्लांट जो है वो फिलहाल अडानी ग्रुप के कब्जे में, क्योंकि उन्होंने खरीद लिया है एसीसी और अंबुजा जो है। तो ये एक नया आयाम देखने को मिल रहा है गुजरात में, कि अडानी ग्रुप के सामने गुजरात में लोकल मीडिया आउटलेट्स भी अभी आवाज करना शुरू कर दी है, जो हमको देखने को मिलता था देश के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये यहाँ पे शुरू हो गया है। तो अडानी ग्रुप के मुझे लगता है ग्रह आजकल कुछ ठीक नहीं चलते। एनी बीच में आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा पूरी दुनिया से खबरें हैं, और पूरी दुनिया की जो खबरें उसमें ज्यादातर तो आपको पता है ईरान, इजराइल और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जोन की वजह से जो चीजें आ रही है मार्केट पे, जिस तरीके से इसका असर हो रहा है। भारत के बाजार भी रेड जोन में खुले, 800,000 पॉइंट डाउन, उसके सेंसेक्स और निफ्टी जो इंडाइसेस है वो भी डाउन खुले। तो ये खबर है, लेकिन ये भारत पे भी कैसे इंपैक्ट करेगा उसके बारे में भी, मतलब खबरें नहीं लेकिन जो हेडलाइंस होती है वो है, तो आप वो सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यही सब चीजें गुजरात डिस्पैच में। बिल्कुल सजेशंस दीजिएगा, ये एक ट्रायल शॉट है, आगे हम इसमें कुछ ना कुछ बदलाव करते रहेंगे और आपका सजेशन हमें बिल्कुल मंजूर रहेगा। थैंक यू एंड शुक्रिया, एंड वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि। धन्यवाद।